नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। घूसखोरी के मामले में आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए। वाराणसी में तैनात के दौरान मांगी थी रिश्वत। स्कूल संचालक से अनिरुद्ध सिंह ने मांगी थी घूस। तो घूसखोरी के मामले में शासन ने बिठाई थी जांच। पुलिस कमिश्नर ने मुख्यालय भेजी जांच रिपोर्ट। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो आईपीएस अनिरुद्ध सिंह ने जो घूस मांगी थी उस पर यह पूरा मामला जहां संज्ञान में आया था, उसके बाद दोषी करार जांच में। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, आईपीएस अनिरुद्ध चौहान का जो वीडियो है, हर कोई उस वीडियो को देखकर कहीं ना कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद जांच कमेटी बनाई गई और इस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें दोषी करार दिया गया है अनिरुद्ध चौहान को। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वाराणसी में तैनाती के दौरान आईपीएस अनिरुद्ध ने जिस तरीके से वीडियो कॉल पर बात की थी और बातचीत का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसके बाद तमाम सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस और आईपीएस अनिरुद्ध के ऊपर खड़े किए गए थे। जब ये सवाल खड़े हुए और जनता ने लगातार शासन प्रशासन से सवाल पूछे, उसके बाद अनिरुद्ध के वीडियो कॉल के मामले में जांच बैठाई गई और जांच जब बैठी तो करीब 2.5 महीने बाद ये जांच जो है शासन को सौंपी गई है। इस पूरे जांच की विवेचना वाराणसी के पुलिस कमिश्नर कर रहे थे और अब 2.5 महीने पूरे होने के बाद जांच रिपोर्ट सिग्नेचर बिल्डिंग को सौंप दी गई है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई अनिरुद्ध के ऊपर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने स्कूल संचालक से रिश्वत मांगी थी, और रिश्वत इसलिए मांगी थी क्योंकि एक छात्रा के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ और तमाम गंभीर आरोपों वाला मामला था, जिस पर वो रिश्वत मांग रहे थे। कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर आईपीएस अनिरुद्ध की भद्द पिटी थी, साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे कि आखिर ऐसे अधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। जिसके बाद एक जांच समिति बनाई गई थी। उस जांच समिति में मुख्य जो सदस्य थे वो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर थे। हालांकि 2.5 महीने तक निरंतर ये जांच चली और जांच में जब दोषी पाया गया उसके बाद जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। स्कूल प्रबंधक जिस तरीके से उसने आरोप लगाए थे कि पूरे मामले को खत्म करने के लिए अनिरुद्ध ने उससे लाखों रुपए की रिश्वत मांगी थी, वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से वो रिश्वत मांगी गई थी, जिसका वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध है। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध ने उस समय भी अपनी सफाई दी थी कि ये महज उनको गुमराह करने के लिए ये विवेचना का पार्ट था, लेकिन जब इसकी जांच हुई और जांच में दोष सिद्ध हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार है। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई अनिरुद्ध के ऊपर होती है। ठीक है नीलेश, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संजीव जीवा हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। शूटर विजय यादव ने पुराना बयान दोहराया। साजिशकर्ता के नाम पर चुप है शूटर विजय। 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है विजय। देर रात अफसरों ने भी विजय से पूछताछ की। चौक थाने के विवेचक और पुलिस अफसरों ने पूछताछ की। घंटों की पूछताछ में विजय पुराने बयान दोहराता हुआ नजर आया। साजिशकर्ता के नाम पर खामोश रहा शूटर विजय। तो अधिकतर सवालों में शूटर विजय गुमराह करता रहा। और अधिक जानकारी के साथ लगातार नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए, इस पूरे हत्याकांड के बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इसके पीछे साजिशकर्ता कौन था। जहां विजय से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में वही बयान दोबारा दोहराया जा रहा है, घुमा फिरा के जवाब दिया जा रहा है, लेकिन साजिशकर्ता का जो नाम है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ के सिविल कोर्ट में जिस तरीके से गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारकर मौत के घाट विनय यादव ने उतारा था, उसके बाद से लगातार विजय यादव पुलिस की कस्टडी में है और पूछताछ चल रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल भी हालांकि विवेचना वजीरगंज थाने के पास है, लेकिन पूछताछ चौक थाने के अधिकारियों ने की थी। और जब पूछताछ हुई तो जो विजय यादव है वो लगातार अपने बयान, जो पुराने बयान उसने दिए थे, उन्हीं बयानों को दोहराता हुआ नजर आया। हालांकि जिस तरीके से अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था विजय यादव का, उसमें वो साफ तौर पे कह रहा था कि अतीक नामक व्यक्ति जो कि लखनऊ के गोसाईगंज जेल में बंद है, उसकी दाढ़ी उखाड़ने का मामला था, जिसके सिलसिले में वो नेपाल गया था और नेपाल में असलम नामक व्यक्ति से मिलता है और 20 लाख रुपए देने की बात कहकर असलम उनको लखनऊ वापस भेजता है, जहां पर संजीव जीवा के हत्याकांड की साजिश रची जाती है। हालांकि अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 5 दिन की रिमांड की अर्जी डाली थी और कोर्ट ने महज 3 दिन की रिमांड की अर्जी मंजूर की है। 3 दिनों में ही तमाम जो अनसुलझी कड़ियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास
वजीरगंज पुलिस कर रही है कि ताकि जो संजीव जीवा का हत्यारा है विजय यादव, उसको जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई उसके ऊपर की जाए और सलाखों के पीछे भेजकर एक जो लंबी सजा है वो कोर्ट से दिलवाई जाए। अब देखना होगा कि पूछताछ के दौरान, रिमांड के दौरान विजय यादव क्या कुछ अहम राज खोल सकता है। लेकिन अभी तक शूटर को पैसे कहां से मुहैया कराए गए, हत्या करने के लिए किसने उकसाया, हत्या के लिए कितना पैसा दिया गया, कितने रुपए की सुपारी थी, इन तमाम सवालों से अभी भी पुलिस पर्दा नहीं उठा पाई है। हालांकि जो वायरल वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जो अस्पताल का वीडियो है, उससे ये साफ हो जाता है कि अतीक और असलम ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैग्नम अल्फा नामक जो रिवॉल्वर का इस्तेमाल इस घटनाकांड में किया गया, वो काफी महंगा रिवॉल्वर आता है। उसकी कारतूसों की अगर हम बात करें तो कारतूसों को अगर खरीदने के लिए कोई बाजार में जाता है तो 1500 से 2000 रुपए की एक कारतूस पड़ती है। ऐसे में 8 से 10 गोलियां चलाई गई थी। तो इतनी महंगी गोलियां चलाने के लिए उसके पास कारतूसें मुहैया कराने वाला व्यक्ति कौन था, मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर मुहैया कराने वाला व्यक्ति कौन था, कब से ये साजिश रची जा रही थी, लखनऊ में किन किन ठिकानों भी तैयार था, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल कस्टडी रिमांड के तस्वीर की आरोपी ने क्या कुछ कबूलनामा किया है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर विजय है और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जो साजिश करता है इसके पीछे, उसकी नाम की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। तो सेना ने 5 आतंकियों को ढेर किया, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। तो जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन और इस ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकियों को ढेर किया है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये सेना का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है जिस दौरान 5 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अक्सर जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन चलता रहता है आतंकियों के खिलाफ, और इसी कड़ी में सेना ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन जरूर माना जा रहा है, क्योंकि सेना ने इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इन आतंकियों को मार गिराया है और बताया जा रहा है कि करीब 5 जो पाकिस्तानी आतंकी थे, यानी कि ये पाकिस्तान के आतंकी थे और कहीं ना कहीं घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में ये पूरी तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे और जो कहीं ना कहीं हमला करने के फिराक में थे। पूरी तरीके से इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं सेना को मिली हुई थी और सेना ने बाकायदा इन आतंकियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। लेकिन सोर्सेज यही बताते हैं कि जैसे ही सेना ने ऑपरेशन शुरू किया उसके बाद जो आतंकी थे उन आतंकियों ने सेना पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई में इन 5 पाकिस्तानी आतंकियों को कहीं न कहीं मार गिराया है। हालांकि सेना की ओर से जब आधिकारिक स्टेटमेंट आएगा तो देखना होगा कि सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी सफलता कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में सेना को मिली है। सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया है और ऐसे जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर में चलते रहते हैं। आगे भी ऐसे ऑपरेशन चलते रहते हैं, क्योंकि चलते रहेंगे, क्योंकि लगातार गृह मंत्रालय भी पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए था। और गृह मंत्रालय की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जिस तरीके से पूरी तरीके से सेना को आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें या देश के हर कोने से आतंकवाद को खत्म करना है और इसी दिशा में कहीं ना कहीं सेना काम कर रही है। लगातार ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ भी मिलकर सेना काम कर रही है और निश्चित रूप से लगातार आतंक का सफाया, खासतौर से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 5 सालों के अगर रिकॉर्ड को देखें तो किस तरीके से वहां पे लगातार ऐसे मुठभेड़ में तमाम जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं और निश्चित रूप से आतंकियों में भी एक भय है, खौफ का माहौल है और इस तरीके के ऑपरेशन सेना आगे भी संभवतः चलाती रहेगी। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो सेना ने 5 आतंकियों को ढेर किया है, सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी। तो सेना का ये बड़ा मिशन जिसमें 5 आतंकियों को ढेर किया गया।
कपिल देव सिंह और मीर हसन हत्याकांड का मामला 14 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। तो मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग बनाए गए थे आरोपी। 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह और मीर हसन की हत्या। मुख्तार के खिलाफ दर्ज किया गया गैंगस्टर एक्ट का केस। 6 फरवरी 2014 को मजदूर राम इकबाल की हुई थी हत्या। मुख्तार अंसारी पर लगा था षड्यंत्र रचने का आरोप। तो एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को लेकर ये बड़ी मुश्किलें, जहां लगातार सजा का ऐलान को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। मीर हसन हत्याकांड ये पूरा मामला और इस पूरे हत्याकांड पर कपिल देव सिंह और मीर हसन हत्याकांड को लेकर आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। बहराइच में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम के अलग अलग स्वरूपों में हम लोगों ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में आज बहराइच में लोकसभा का किया है और हम सब लोग मिलकर सरकार के जो 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि, जो सरकार ने काम किए हैं मोदी जी की और योगी जी की 9 वर्ष के कार्यकाल में, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर एक व्यापक जनसंपर्क के तहत 21 तारीख से और 30 तारीख तक घर घर संपर्क करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील सभागार में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पार्टी ने जो कहा है वो पिछले 9 सालों में करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 सालों में नेशन फर्स्ट के मंत्र के साथ हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल सरकार में जम के भ्रष्टाचार होता रहा। पिछले सरकारों में देश में बहुत सारे आतंकी हमले हुआ करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में मजबूत सरकार के संकल्प को पूरा किया है। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार ने बीते 9 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देशवासियों के लिए आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा किया है। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की एक नई ऊंचाइयों को भारत ने छुआ है और जिस प्रकार से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है, आज ये कोई भी कह सकता है कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत खड़ा हुआ है, कोई भी देश भारत पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। हर क्षेत्र में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले 5 वर्षों में 2014 से 2019 तक मोदी जी के नेतृत्व में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो गरीब कल्याणकारी सोच थी, उसको धरती पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अतीक की काली कमाई खपाने वालों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। करीबी बिल्डर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के खंगाले जा रहे हैं ठिकाने। दिल्ली के कारोबारियों के भी खंगाले जा रहे हैं ठिकाने। तो जांच एजेंसी को सीए की मदद से भारी निवेश के सबूत मिले हैं। प्रयागराज के 2 बिल्डर, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ईडी का छापा। तो दिल्ली के कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी का छापा देखने को मिल रहा है। ईडी ने लाखों की नकदी, संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप बरामद किए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी अमित गोयल और अतुल द्विवेदी पर कार्रवाई।
और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, जिस तरह से लगातार अतीक के काली कमाई खपाने वालों पर लगातार ईडी की नजर बनी हुई है और अब जगह जगह ये छापेमारी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रयागराज के माफिया प्रदर्श आतिक और हजरत की सालविन अस्पताल में गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद से लगातार ईडी की जो जांच है निरंतर वैसे ही चल रही है। ईडी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अतीक के काली कमाई का पैसा खपाने वाले लोग कौन कौन थे। उन्हीं के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो कल प्रयागराज में 2 बिल्डर्स और 3 चार्टर्ड अकाउंट जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली के कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रियल एस्टेट कारोबारी अमित गोयल और आशु त्रिवेदी पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि अतीक और अशरफ की काली कमाई का जो पैसा है इन लोगों ने मिलकर वाइट किया है, ऐसा ईडी को शक है। ईडी शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों के घरों पर छापेमारी करे। छापेमारी के दौरान अगर हम बात करें तो तमाम अहम दस्तावेज और तमाम संदिग्ध कागजात भी ईडी के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ इनके दफ्तरों में मौजूद लैपटॉप और कंप्यूटरों को भी ईडी खंगाल रही है। जल्द ही ईडी सभी लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। देखना होगा कि प्रयागराज के जो बिल्डर्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है और दिल्ली के कारोबारियों को किस तरीके से ईडी अपने रडार में लेगी। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में अतीक और अशरफ के करीबियों पर और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में ईडी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर हरदोई से है, जहां पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा। खंड विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। ग्राम प्रधान के भाई पर आवास के नाम पर वसूली का आरोप है। लाभार्थियों ने की ग्राम प्रधान के भाई की शिकायत, तो हर किश्त पर सत्येंद्र ने लाभार्थियों से की अवैध वसूली। विकास खंड हरियाणा के ग्राम सभा पेंग का ये पूरा मामला है। तो पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरों का बोलबाला देखने को मिला है। विकास खंड हरियाणा की ग्राम सभा पेंग का यह पूरा मामला। तो पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ है। किस तरह से खंड विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच की। खबर बलिया से है, जहां अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में लगी भीषण आग। सैकड़ों की संख्या में लोगों की झोपड़ियां जली। झोपड़ियों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग ने भीषण आग पर काबू पाया। तो पीड़ित परिवार को सरकारी मदद दी जाएगी, डीएम ने आश्वासन दिया है। सुरेमनपुर गोपाल नगर दलित बस्ती का यह पूरा मामला। तो बलिया से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर झोपड़ियों में आग लगी। तो बेहद भयावह ये तस्वीर, जहां पीड़ित परिवार को सरकारी मदद का आश्वासन दिया गया, तो कई झोपड़ियों में भीषण आग लगी। अज्ञात कारणों से यह आग बताई जा रही है। अब बात लखनऊ की करेंगे, जहां भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। हादसे में एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तो कैसरबाग क्षेत्र के पुराना आरटीओ चौकी के पास का यह हादसा है। तो हादसे में एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कैसरबाग क्षेत्र के पुराना आरटीओ चौकी के पास यह हादसा। तो भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। तो वहीं एक महिला और एक बच्चा घायल बताया जा रहा है, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय ट्रक चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक चोरी का ट्रक, डीसीएम ट्रकों के इंजन पार्ट्स और चोरी का ट्रकों के बेचे गए पार्ट्स से कमाए 2,50,000 नगद बरामद किए हैं। पुलिस की पकड़ में आए इकबाल मुकीम और कायूम अमेठी जिले के, जबकि विनोद गुप्ता सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है। जबकि चोरी की गाड़ियों को खरीदने वाले मोहम्मद शफीक और शहजाद सोनौली थाना क्षेत्र जनपद महाराजगंज के रहने वाला है। तो पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके मोहाना थाने के पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने उन्हें मोहाना थाना क्षेत्र के सीकरी बाजार के पास घेराबंदी करके पकड़ा। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।